नमस्कार, जोहार बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे 3 नंबर वाले वीवीआईक्यू क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में रहने वाले हैं। आपकी बुक के जो 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। आप एक कॉपी में इनको जो है नोट करते रहिएगा और मेरे साथ साथ जो है इसको रिवाइज भी करते रहिएगा। जहां आपको लगता है फास्ट चल रहा है वहां वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप दोबारा उसको नोट कर लीजिएगा और इनको रिवाइज करके ही जरूर एग्जाम में जाइएगा। एक लाइन कहेंगे कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में बच्चों, देखो कि डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इट एज्यूम्स। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। 3 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हैं। द फॉग कम्स, द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली, द फॉग कम्स, द fog comes silently and slowly. It comes on the little feet on a cat. She is sitting on its hunches. She is looking over the harbor and the city. Then it moves on. राइट, इतना आंसर लिखना है। इसने कहा क्या? डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इज एज्यूम। मतलब जो फॉग था वो किस तरह से आया और किस रूप में आया। तो इसने आंसर दिया द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली। पहला आंसर हो गया कि फॉग जो है धीरे से, चुपके से और धीरे से आया। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट ऑफ अ कैट। जिस तरह से बिल्ली अपने धीमे धीमे पैरों पर चलती है उसी तरह से एक बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है उसी तरह से वो चुपके से धीरे से आया। सी इज सिटिंग ऑन हॉन्चेस, ही इज, वो जो है कहाँ आकर के जैसे चुपके से आकर के बैठ जाता है। सी इज लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी, और वो अपने हंचेस पर बैठ करके किधर देख रहा है? हार्बर और सिटी की तरफ। देन इट मूव्स ऑन, और फिर वो आगे बढ़ा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे क्या है कि वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। मतलब जो बच्चा है उसने, बच्चे ने अपनी बॉल कहाँ खोई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ हिज माइंड। राइट, तो इसका प्रभाव उसके दिमाग पर क्या पड़ा। तो आंसर क्या लिखेंगे? द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। बच्चे की गेंद कहाँ खोई? जब वो हार्बर के पास में जो है खेल रहा था। द पोएट सेज दैट द बॉल बाउंस्ड डाउन द स्ट्रीट। जो है पोएट ने क्या कहा कि बॉल जो है उछल करके कहाँ चली गई? स्ट्रीट यानी सड़क के किनारे। देन इट वेंट द वाटर, और उसके बाद वो पानी में चली गई। द बॉय फेल्ट एन इमोशनल शॉक एट हिज लॉस। तो गेंद के पानी में चले जाने से या खो जाने से बच्चे को क्या हुआ? एक शॉक, झटका लगा और उसको जो है एक मानसिक जो है हानि हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। ये सारे बड़े सुपर हिट क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा और इनसे रिलेटेड अगर इनको पढ़ लोगे तो इनके आधार पर ही आपको जो है लॉन्ग आंसर को लिखने में भी, या फिर जो 2 नंबर वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स उनको भी लेकर के आएंगे, लेकिन उनको भी लिखने में आपको मदद मिलेगी और इससे रिवीजन हो जाएगा, पूरा माइंड मेकअप हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कहाँ कहाँ से आपको चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट सेज द चेंज हिज माइंड। राइट, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज माइंड। तो इसने जो है पोएट के दिमाग को किस तरह से परिवर्तित किया, इसके बारे में बताइए। तो आंसर करेंगे हम लोग कि डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो दैट रिमेन्स ऑन द बॉडी सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। देखिए जब स्नोफॉल हो रहा होता है तो स्नोफॉल होने के बाद जब हमारे शरीर पे बॉडी से गिरने के बाद जो थोड़ा थोड़ा बर्फ का टुकड़ा लगा रहता है उसी को हम लोग डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। इट रिमेन्स, इट रिमाइंड्स द कोल्ड, और ये हमें ठंडक महसूस कराता है। द वे ऑफ क्रो, द वे अ क्रो सॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। एक कौवा है जो कि पोएट ने कहा कि वो ठंड से क्या कर रहा है? सॉक डाउन, उसको ठंड लग गई है। चेंज हिज मूड, और उसका माइंडसेट बदल गया। द पोएट वाज इन अ डिस्प्रेसिव सोरोफुल मूड। जो ऐसा देख करके, कवि की हालत देख करके उसका जो है मन जो है दुखित हुआ। किसका?
कवि का, बट व्हेन द लाइट शावर, राइट। फिर जो है लाइट की यानी कि प्रकाश की जो है प्रकाश जो है थोड़ा सा आता है। लाइट शावर का मतलब हल्का हल्का प्रकाश फिर आने लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हु वाज ग्रिफिन? तो ग्रिफिन क्या थे? ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट। इसका 1 नंबर 2 नंबर का आंसर ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ही? वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो ही सक्सीडेड इन हिज एंडेवर्स, राइट। उन्हें अपनी एंडेवर के लिए जाना जाता था, सक्सेसफुल थे। बट ही वॉज नॉट अ डिसेंट, लेकिन वो बहुत अच्छे, ऑनेस्ट और पीस लविंग प्रेजेंट, ये जो है बहुत ईमानदार अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे। ही ब्रोक लॉ एंड मिसयूज हिज डिस्कवरी, उन्होंने बहुत सारे नियम कानून को तोड़ा था और अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया था। ही वाज रिवेंजफुल, राइट। तो इस तरह से इस प्रकार के व्यक्ति थे। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन को मिलाकर के एक 3 नंबर का क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरिफ द विलेजर्स? तो जो टाइगर है वो विलेजर्स के द्वारा किस तरह से टेरिफ यानी पकड़ा गया। व्हेन द टाइगर्स मूव्स अराउंड द विलेजेस, देखिए इसका आंसर लिखेंगे, द विलेजर्स बिकम फियरफुल। जब वो टाइगर गांव में जो है घूम रहा था तो जो गांव वाले थे वो डर गए। दे आर ट्रबल लीस्ट इट शुड अटैक एंड किल देम, वो इस तरह से डर गए कि उन्हें लगा कि वो हमला कर देगा और उनको मार देगा। इट बियर्स फैंजेस एंड क्रूएल पॉज पियर्स द बॉडी ऑफ द प्रे इन नॉट टाइम, राइट। तो इसका आंसर आपका इस तरह से रहेगा, इट बियर्स फैंक्स एंड क्रूएल, ये बहुत निर्दयी है। और पॉज पॉज पियर्स द बॉडी ऑफ द प्रे इन नॉट टाइम, मतलब ये प्रार्थना करने का समय नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उसको पकड़ा। अब व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट? देखिए क्या हुआ टू द हाउस, उस घर को क्या हुआ, व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, जब जो है पेड़ वहां से बाहर उससे बाहर निकला। तो क्या आंसर लिखेंगे, द हाउस अंडर गोज अ चेंज। तो घर में क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। इट्स ग्लास इज ब्रोकन, उसका ग्लास जो है टूट गया। ही स्मेल द लीव, ही स्मेल स्मेल ऑफ द स्मेल ऑफ लीव इज फेल्ट इनसाइड द रूम, और उसकी जो पत्तियों की दुर्गंध थी कमरे के अंदर फैल गई। विंड्स रश इनसाइड द हाउस, और हवा जो है भर गई। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द कैमलॉन डिस्क्राइब द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल? तो कैमलॉन ने किस तरह से कविता को डिस्क्राइब किया और उन्होंने जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में क्या कहा। देखिए, द कैमलॉन इज ए स्मॉल, इट इज लाइक अ लिजार्ड, इट हैज नो ईयर्स, ठीक है। तो कैमलॉन छोटा था, इट लाइक लिजार्ड, एक लिजार्ड की छिपकली की तरह जैसा था। इट हैज नो ईयर्स, उसको कान वान नहीं थे। देर इज नो सिंगल विंग्स, उसको पंख भी नहीं थे ऑन हिज बॉडी। इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन ए ट्री, और वो हमेशा जो है पेड़ों पर ही पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मटिल्डा डू टू रिप्लेस द नेकलेस? तो मटिल्डा ने जो है नेकलेस को बदलने के लिए क्या किया। तो मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड्स। तो मटिल्डा ने जो नेकलेस अपने मित्र से लिया था वो खो गया था। सी हैड टू रिटर्न इट, और वो उसको जो है देना चाहती थी, वापस करना चाहती थी। सो सी वेंट टू मार्केट, और इसलिए वो मार्केट जाती है। हर हस्बैंड मिस्टर लोजिल एंड बॉट अ नेकलेस, अपने पति लोजिल के साथ जाती है और एक नेकलेस खरीदती है। विच वॉज लाइकली द लास्ट वन, जो खोया था लगभग उसी के जैसा ही था। सी बॉट इट एट एक्सट्रीमली हाई प्राइस, और उसने उसे मतलब काफ़ी महंगे दाम पे खरीदा था। बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स एंड डिलीवर्ड, दूसरे से उधार लेकर के खरीदा था। एंड डिलीवर इट टू हर फ्रेंड्स मिस्टर फ्रॉस्टर। तो इस तरह से दूसरे से पैसा लेकर के उसने खरीदा और फिर अपने मित्र को जाकर के दिया। उसका नाम क्या था, फ्रॉस्टर। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड ब्लिंडा लिव? तो ब्लिंडा कहाँ रहती थी, और हु एल्स लिव्ड विद हर, और उसके साथ कौन कौन रहता था भाई। तो ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, ब्लिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। सी हैड 4 पेट्स, उसके पास 4 पालतू जानवर थे। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, राइट।
Ink was a little black kitten. Blink was a little grey mouse. ध्यान देना इन सब चीज़ों को. And Mustard was a little yellow dog. And Custard was a little pet dragon. तो कौन कौन से? एक किटन, एक माउस और एक येलो डॉग और एक ड्रैगन. ये 4 प्रकार के जानवर थे जिनके नाम थे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू? तो जो पोएट है उसने जो पेड़ की शाखाएं हैं उसकी तुलना कैसे करी हुई है, ये आपको बताना है. तो आंसर लिखेंगे द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट गोइंग टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स. तो पेड़ की जो शाखाएं हैं उसको उसने क्या कहा कि द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू द न्यूली डिस्चार्ज. जैसे कोई हॉस्पिटल से नया पेशेंट जो डिस्चार्ज हुआ रहता है, जिसको हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है घर जाने के लिए, और वो जो है जा रहा होता है टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स, वो जो है मतलब हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर जिस तरह से जा रहा होता है, इससे उसने उसकी तुलना की हुई. किसकी? ब्रांचेस ऑफ द ट्री. आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज द गर्ल yearn for? Right. What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? ठीक है. तो किस प्रकार से लड़की ने यर्न हासिल किया, और यहाँ इस कविता में जो एमेंडा है उसके बारे में क्या कहा गया? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? तो एमेंडा के बारे में ये कविता आपको क्या कहती है? तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल दैट इज अमेंडा. वो लड़की कौन थी? अमेंडा थी. यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड. तो उसने क्या हासिल किया? फ्रीडम और सॉलिट्यूड. हर पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग हर हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू डू. तो हमेशा उसके घर वाले, उसके माता पिता यही कहते थे भैया कि व्यवहार कैसे करना है. ठीक है. इन ऑर्डर टू ग्रूम हर वेल. उसके मतलब उसको अच्छा दिखने के लिए. हाउएवर अमेंडा परसीव्स देयर स्कॉल्डिंग एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर फ्रीडम. तो उसको लगता था कि उसको जो है जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम, उसको लगता था अमेंडा को कि उसकी फ्रीडम पर जो है क्या हो रहा है कि कैसे आपके घर वाले कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आपकी आज़ादी छीन रही है. इसी तरह से अमेंडा को भी फील हुआ. द पोएम टेल अस दैट अमेंडा इज अ यंग रेस्टलेस गर्ल विद अ विविड इमेजिनेशन. राइट. तो अमेंडा जो है थोड़ा सा रेस्टलेस थी, है ना, एक युवा लड़की थी, रेस्टलेस गर्ल थी, विद अ विविड इमेजिनेशन. तो वो एक मतलब विभिन्न प्रकार की मतलब काल्पनिक दृश्य वाली, कल्पना करने वाली लड़की थी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे देखिए, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर. ठीक है. हाउ डज द पोएट सजेस्ट, मतलब पोएट ने किस तरह से सजेशन दिया कि आप लायन और टाइगर में कैसे अंतर कर सकते हो. When can you do so according to him? राइट. When can you do so according to him? तो उसके अनुसार आप कब ये कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? देखिए पोएट ने क्या कहा. द पोएट सजेस्ट दैट इफ इन ए फॉरेस्ट यू The poet suggests that if in a forest you see a large brown beast roaring at you while you are dying. ये कह रहा है, कवि ने क्या कहा कि अगर आप जंगल में कुछ ऐसा देखें कि एक लार्ज ब्राउन बेस्ट रोअरिंग, मतलब एक भूरे कलर का दहाड़ता हुआ, यू वाइल यू आर डेइंग, इस तरह से डर जाओ आप और उसको देख के डर जाओ, देन इट इज एन एशियन लायन. तब आप समझ जाना कि वो क्या है, एशियन लायन है. वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट इफ यू कम अक्रॉस ए नोबल वेस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन. तो और कह रहा है कि अगर घूमते हुए आप जंगल में कहीं जो है आपको इस तरह से कुछ दिखता है कि काली स्ट्रिप्स और येलो स्किन, पीली चमड़ी वाला कुछ ऐसा आपको एकदम नोबल बेस्ट, एकदम पीसफुल, ज़बरदस्त
बॉडी वाला ऐसा कुछ जानवर दिखता है तो निश्चित ही समझ जाना, नोटिस इफ इट्स यू, आपको लगे कि ये आपको खा लेगा, देन इट इज ए बंगाल टाइगर, तब वो क्या होगा, आपका बंगाल टाइगर होगा। According to the poet, in both cases you can identify the uh, beasts when you are dying, right? तो आप जो है इन दोनों में अंतर क्या कह रहा है कि इन बोथ केसेस, दोनों स्थितियों में यू कैन आइडेंटिफाई द बीस्ट व्हेन यू आर डाइंग, राइट? तो जब आप मरने वाले हो मतलब मरने की कंडीशन में कह रहा है, तो आप दोनों को पहचान सकते हैं। आगे फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ ओल्ड यू थिंक एमेंडा इज, तो एमेंडा कितनी उम्र की थी या कितनी बुजुर्ग थी। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानेंगे। तो आई थिंक एमेंडा इज ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, सी मस्ट बी लेस देन 8 years एज सी स्टिल लाइक फैंटेसी, राइट। आई थिंक कि मतलब मेरे विचार में एमेंडा एक छोटी स्कूल जाने वाली लड़की थी और वो लगभग 8 साल की थी, एज सी स्टिल लाइक फैंटेसी। सी वेंट्स टू बी मैरिड, she wants to be married, और the beautiful princess Rapunzel, Rapunzel तो कह रहा है सी वेंट्स टू बी मैरिड, वो जो है मतलब शादी होती है उसकी, और द ब्यूटीफुल प्रिंसेस रुपेंजल, और फिर वो जो है क्या बन जाती है, ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर प्रिंसेस रुपेंजल के रूप में बन जाती है। आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, तो क्या होता है जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, व्हेन द कस्ट, यहाँ कस्ट नहीं डस्ट होना चाहिए, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट हिज मूड अंडरवेंट अ चेंज, ठीक है। जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर पड़ता है तो उसका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। अर्लियर ही वॉज अ सैड मोड, शुरुआत में वो जो है थोड़ा उदासीन मूड में था, बट हिज फॉल चेंज, और बाद में उसका मूड चेंज होता है इनटू ए जॉयफुल मूड, यानी कि आनंददायी हो जाता है, बाद में उसको अच्छा लगने लगता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज इफेक्ट ऑन द लॉस ऑन द, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, व्हाट 3 थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, वो 3 चीजें कौन सी हैं जिस कारण से जो फॉग है वो लाइक अ कैट, मतलब एक बिल्ली की तरह नजर आ रहा था, वो उन चीजों के बारे में आपको बताना है। द फॉग इज लाइक अ कैट, तो फॉग कैट की तरह था। इट इज सोन थ्रू द मेटाफर, राइट, ये किसको दिखाता है, एक मेटाफर को दिखाता है। इट बिकम्स द कैट एंड एज्यूम दैट फॉर्म, वो एक मतलब बिल्ली की तरह नजर आता था और उसके रूप ले लिया था। इट कम्स ऑन द कैट, इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी, राइट। इट कम्स ऑन द कैट, ये बिल्ली की तरह आया, और इट लुक्स ओवर द हार्बर एंड सिटी, और देख रहा था। थर्डली इट मूव्स एज द कैट एंड थर्डली इट मूव्स एज द कैट मूव्स, और तीसरा जो है वो कैट की तरह चल रहा था, राइट। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट डू द पीपल से अबाउट एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द पोएट्स स्टैंड, राइट। व्हाट डू द पीपल से, मतलब लोगों ने कैसे कहा कि अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार खत्म होने वाला है, तो लोगों ने क्या कहा। व्हाट इज द पोएट्स स्टैंड, और पोएट का जो है स्टैंड इस पर क्या था, वक्तव्य क्या था। तो देखिए, द पोएट सेज दैट सम से ही वर्ल्ड, सम से द वर्ल्ड शैल एंड इन फायर, तो कवि ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो जो है आग में खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड शैल एंड इन फायर, मतलब आग में खत्म हो जाएगा। सम सेज इट विल एंड इन आइस, कुछ कह रहे हैं कि ये बर्फ के रूप में खत्म हो जाएगा। द पोएट थिंक दैट ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर, तो पोएट ने विचार किया, ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर, तो उसने फायर के द्वारा मतलब जो हानियां होती हैं उसको टेस्ट किया।
इट वॉज ए सिम्बॉलिकल मीनिंग हियर। यहाँ पे इसका जो है सिम्बॉलिकल मीनिंग है, इट विल श्योरली एंड द वर्ल्ड, निश्चित ही ये जो है संसार को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड to the house when the tree moves out of it? What happens to the house when the tree moves? ये भी क्वेश्चन आई थिंक ऊपर में गया था, आया था। द हाउस अंडरगोज चेंज, इट ग्लास इज ब्रोकन। देखिए हाउस जो है चेंज हुआ हाउस में और उसका ग्लास टूट गया। द स्मेल ऑफ लीव्स इज फेल्ट इनसाइड द रूम, और पत्तियों की सुगंध अंदर फैल गई कमरों में। विंड्स रश द इनसाइड द विंड्स रश इनसाइड द रूम हाउस, और जो हवाएं हैं पूरी हाउस के अंदर फैल गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जिनको आपको तैयार कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो उनके लिए कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, इसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इनमें से आने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।